हेलो बच्चों, वेलकम टू जेपीजी सीरीज। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम जे सीरीज में कंटिन्यू करने वाले वेक्टर चैप्टर का कॉन्सेप्ट वीडियो, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। लास्ट वीडियोस में हम डॉट प्रोडक्ट और बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स और वेक्टर एडिशन डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियोस देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो जाकर देखो, अदरवाइज आपको आगे के कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो वहां पर सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। आज भी हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, जिसमें लास्ट चैप्टर्स का भी आइडियाज यूज होने वाले हैं, है ना। आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है तो उसके टू वेज होते हैं, एक तो डॉट प्रोडक्ट लेके और एक क्रॉस प्रोडक्ट लेके। तो लास्ट क्लास में हम डॉट प्रोडक्ट बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट, और इसका दूसरा नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो यहां से आंसर मिलता है उसमें हमारे पास एक मैग्नीट्यूड तो होता ही है, ठीक है, लेकिन उसकी एक डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर ए और बी वेक्टर के बीच में हम ये क्रॉस वाला सिंबल यूज करते हैं, तो इसलिए ए क्रॉस बी हो जाता है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और यहां पर है साइन थीटा। लास्ट क्लास का अगर आपको याद हो तो जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वहां पर आता है कोस थीटा, तो यहां पर है साइन थीटा। हम देखेंगे कि इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। और ये आ गया है आपका मैग्नीट्यूड। क्लियर हो रही है बात? तो मैग्नीट्यूड ये होगा, और ये जो है ये आ गई आपकी डायरेक्शन, क्योंकि यहां से आपको एक वेक्टर ही मिलने वाला है, तो वेक्टर की कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन होगी कि नहीं। जैसे यहां पर हमारे पास ए वेक्टर है और एक ये बी वेक्टर है इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। तो अगर हम एक प्लेन बना ले इन दोनों वेक्टर्स को यूज करके, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर कोई भी टू वेक्टर्स हो तो उनको हमेशा हम कोप्लेनर बोलते हैं, क्योंकि कोई भी टू वेक्टर्स से हम एक प्लेन बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम एक प्लेन बना ले कुछ इस तरीके से, अब थोड़ा सा ज्यादा क्लियर दिख रहा होगा। तो जो ये प्लेन है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, उसके जो परपेंडिकुलर एक वेक्टर आएगा, ठीक है, ए के परपेंडिकुलर है ना, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर जो एक वेक्टर आएगा उसी को बोलते हैं हम एन कैप या नॉर्मल वेक्टर टू ए क्रॉस बी, मींस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो जब भी हम ए क्रॉस बी करते हैं तो वहां पर ये मैग्नीट्यूड तो आता ही है, बट उसके उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है ना डायरेक्शन होगी वो भी आता है, और ये आता है एन कैप के साथ, ठीक है। तो सिर्फ यूनिट वेक्टर आता है ऑफ नॉर्मल टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो यहां पर अब देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम इसको ज्योमेट्रिकली देखते हैं। तो सबसे पहली बात आपको समझनी है कि जब भी हम, है ना, ए वेक्टर है बी वेक्टर है, तो अगर इसके पैरेलल में यहां पर ड्रॉ कर दूं तो ये भी हो जाएगा ए वेक्टर, है ना, ये बी सी वेक्टर कुछ इस तरीके से। और जो ये बी वेक्टर है इसको भी हमें पैरेलली यहां पर अगर ड्रॉ कर दूं तो ये बन जाएगा एक ए सी वेक्टर विच इज इक्वल टू बी वेक्टर, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक ये पैरेललोग्राम बन गया है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया है ना, वो एरिया ही मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जो भी हमारी एडजेसेंट साइड्स हैं, ठीक है, उनका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वही हमारा इस पैरेललोग्राम का एरिया होगा। और कैसे देख सकते हैं, देखो ध्यान से, ये बी वेक्टर है और ये एंगल थीटा है, तो अगर इसका हम कंपोनेंट ले इस साइड में तो यहां तक आएगा हमारे पास बी कोस थीटा, बी वेक्टर कोस थीटा। अब क्योंकि ये 90 है, ठीक है, तो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा ये वाला, ये आ जाएगा बी वेक्टर साइन थीटा, ठीक है। और आपको पता ही है कि जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है वो क्या होता है, वो होता है कि दोनों जो पैरेलल साइड्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है, और कोई भी एक साइड ले लो, ठीक है। तो यहां पर आपके पास जो एरिया आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, है ना, और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, तो यहां पर आ जाएगा ये साइन थीटा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। अब यहां से देखो ये क्या लिखा हुआ है, बेसिकली ये वही तो मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है जो हमने ए क्रॉस बी वेक्टर में देखा था, ठीक है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। क्लियर हो रही है बात? तो जो ये एरिया आया पैरेललोग्राम का वही हमारा हो गया है
ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि भाई जो पैरेललोग्राम है विद एडजेसेंट साइड्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इस तरीके से, तो उसका जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। और अगर हम यहाँ पर ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना चाहें, ठीक है, तो यहीं से मैं ट्राइंगल बनाने की कोशिश करता हूं, कुछ इस तरीके से बन जाएगा, है कि नहीं। तो यहां से जो ये ट्राइंगल बनेगा, इनफैक्ट जो ये ए बी डायगोनल बना, अब इसने है ना 2 ट्राइंगल्स बना दिए यहाँ पर इक्वल इक्वल एरिया के। आपको पता ही है पैरेललोग्राम में ऐसे डायगोनल है ना, हाफ कर देता है एरिया को। तो यहाँ पर जो ओ ए बी या फिर आप ए बी सी कोई भी ट्राइंगल ले लो, तो जो उसका एरिया होगा वो पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ होगा। तो इसीलिए अगर आपके पास एडजेसेंट साइड्स ए और बी वेक्टर है तो हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल बन जाएगा। क्लियर हो रही है बात। तो बस इतना ही हमारे पास इसके अंदर है, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद हम फिर क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। तो यहां पर जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो तो यही है कि भाई हमने सीखा था जो डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, बट जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो कम्यूटेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहां पर हमने एक चीज और डिस्कस कर लेनी चाहिए कि जैसे हमने यहां पर देखा कि भाई ए और बी का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उस केस में हमें एक नॉर्मल वेक्टर मिल रहा है। तो इस नॉर्मल वेक्टर की क्या डायरेक्शन होगी, है ना, इस प्लेन के ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, राइट हैंड थंब सिस्टम। ठीक है, तो यहां पर देखो राइट हैंड से क्या करना है, ए क्रॉस बी लेना है। तो जो ए वेक्टर है कुछ इस तरीके से, इसे हॉरिजॉन्टल मानो, है ना, ये वाला जो प्लेन है। तो एक से हमें बी तक जाना है, ए क्रॉस बी। तो इसको ना अंदर लेके जाओ ऐसे, तो अंदर लेके जाएंगे तो थंब हमारा कहां जाएगा, ऊपर। लेकिन जब हम बी क्रॉस ए करेंगे, ठीक है, तो बी क्रॉस ए में बी वेक्टर हमारा यहां पर है, ए तक आना है घूम के, तो उस केस में हमें ऐसे करना होगा। ठीक है, तो यहां पर जो बी से चल के हम ए तक आ रहे हैं तो जो डायरेक्शन है वो नीचे जाएगी, है ना, नेगेटिव ऑफ दिस एन कैप। तो ये तो ऊपर जा रहा है, वो बी क्रॉस ए में नीचे जाएगा। तो इसीलिए यहां पर जब हम ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, अगर हम इनका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे वो तो इक्वल होगा, लेकिन उनका डायरेक्शन है ना, एक का ऊपर जा रहा है एक का नीचे जा रहा है। तो इसलिए हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि भाई जो ए क्रॉस बी है और बी क्रॉस ए में अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो उसका डायरेक्शन भी सेम आ जाएगा। हमने बताया था कि भाई कोई भी वेक्टर है, ठीक है, ए क्रॉस बी हमारे पास यहां पर आ रहा है ऊपर, और जो बी क्रॉस ए है उसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो नीचे आ रहा है। तो अगर उसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो रिवर्स होकर ऊपर चला जाएगा। याद है कि नहीं। तो हमने ये सब आइडियाज अच्छे से देखे हुए हैं, ठीक है, तो इसीलिए हम माइनस लगा के उसको यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये हमारे क्वेश्चंस में बार बार यूज होता है, तो इसको ध्यान रखो। और जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या है भाई, जो डिस्ट्रीब्यूटिव है ये हमारा वेक्टर है ना, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट ओवर वेक्टर एडिशन। तो ऐसा ही हमने कुछ उसमें देखा था डॉट प्रोडक्ट में, तो डिस्ट्रीब्यूटिव रहता है। तो क्या करना है, सिंपली ए क्रॉस, है ना, ए वेक्टर का अगर क्रॉस करना है बी प्लस सी वेक्टर के साथ, तो ए का पहले बी से कर लो, ठीक है, बीच में प्लस साइन है, ऑलराइट, अगर माइनस होता तो माइनस लगा देते, और फिर ए का सी से कर लो, तो ए क्रॉस सी। अब ये कब है, जब पहले लिखा हुआ है ए वेक्टर, ठीक है। तो आपको याद हो तो हमने बताया था कि ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिविटी है, ठीक है, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, और जो राइट डिस्ट्रीब्यूटिविटी है तो यहां पर सिंपली आपको क्या करना है, ए का आपको बी के साथ करना है ना। और ध्यान रखना पहले कौन सा आ रहा है, पहले यहां पर बी वेक्टर लिखा हुआ है। जैसे हम मैट्रिसेस में करते हैं ना, प्री मल्टीप्लिकेशन और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, तो यहां पर उसका इफेक्ट होता है क्योंकि यहां पे डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है। डॉट प्रोडक्ट में नहीं होता था क्योंकि वहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे होते थे, ठीक है। तो यहां पर जो ए क्रॉस बी आएगा, और यहां से जब ए वेक्टर बाद में लिखा हुआ है वहां से हमारा बी क्रॉस ए आएगा, तो ये दोनों डिफरेंट होंगे। हमने पहले ही देखा वो कम्यूटेटिव नहीं है, डायरेक्शन डिफरेंट है। और फिर हमारे पास प्लस साइन के साथ आएगा सी क्रॉस ए वेक्टर। क्लियर है, इतनी बात आसान है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ। तो हमने डॉट प्रोडक्ट में भी देखा था कि वहां पर अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है तो वो है ना डिफरेंट प्लेसेस में हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है एम ए वेक्टर और क्रॉस है बी वेक्टर, ठीक है। तो m को हम बाहर लेके सोल्व कर सकते हैं और a क्रॉस b अलग से लिख सकते हैं, या फिर हम इस m को b वेक्टर के साथ ले सकते हैं, a को अलग लिख सकते हैं। जैसे अगर आपके पास हो 4a वेक्टर, है ना, क्रॉस
7 वेक्टर, सपोज 7b वेक्टर। तो अगर इसको सोल्व करना है तो क्या करेंगे भाई कि जो स्केलर क्वांटिटीज है ना उसको अलग ले लो, तो 4 7 जो 28 बाहर ले लो और अंदर लिख लो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। क्लियर हो रही है बात? तो बस इस तरीके से ये वाली प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो, कहीं कहीं जगह पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो P4 मींस प्रॉपर्टी 4 हमारे पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाले दोनों के दोनों चीजें, ठीक है। जैसा हमने लास्ट क्लास में भी देखा था डॉट प्रोडक्ट वाले में, जब हम ऑर्थोगोनल या फिर है ना पैरेलल की बात कर रहे थे, उस केस में वहां पर हमने आई जे जे के है ना उन सब का रिलेशन देखा था अच्छे से। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि भाई जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है अगर वो पैरेलल हैं, ठीक है, दोनों के दोनों पैरेलल है, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? 0। अब यहां पर जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वहां पर साइन थीटा यूज करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है, और साइन 0 कितना हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। दैट मीन्स जब हमारे पास ए और बी वेक्टर पैरेलल हैं या कोलिनियर है, कोलिनियर और पैरेलल एक ही बात है, क्योंकि हम मैथ्स में फ्री वेक्टर को यूज करते हैं। तो कोलिनियर का मीनिंग मतलब अगर ये है और इसी के बाद एक दूसरा वेक्टर है ना कुछ इस तरीके से, तो इनको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना कि भाई ए वेक्टर तो कुछ इस तरीके से है, बी वेक्टर सपोज इसी के पैरेलल कहीं और पे है, ठीक है, या फिर यहां से इसको भी देख सकते हैं। तो कोलिनियर या पैरेलल एक ही बात है, बट इनके लिए है ना इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां पर जो थीटा है वो हमारा 0 डिग्री है, और थीटा अगर 0 है तो साइन 0 0 हो जाएगा। दैट मीन्स ए क्रॉस बी हमें मिल जाने वाला है 0, और ये है ना नेक्स्ट जन्म देता है इस चीज को कि भाई अगर हम ए क्रॉस ए कर दे तो उस केस में क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि हम सेम वेक्टर से उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके बीच जो सेम वेक्टर है उनके बीच तो ऑब्वियसली एंगल 0 ही होने वाला है, ठीक है। दैट केस उस केस में हमारे पास साइन थीटा है ना साइन 0 0 ही होने वाला है, तो 0 आ जाएगा, है ना। और इससे हमें जो इंपॉर्टेंट सीख मिलने को है ना देखने को मिलती है वो ये है कि भाई अगर आपके पास एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में है ना कंपोनेंट फॉर्म में हम देखते हैं, तो इधर को मान लो आई कैप है एक्स एक्सिस में, यहाँ पर जे कैप है ना, और यहाँ पर के कैप है। तो अगर आपको आई क्रॉस आई कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये आई है और इसी का इसके साथ क्रॉस लेना है, तो एंगल इसके बीच में 0 है। दैट मीन्स हमारा जो आई क्रॉस आई आएगा वो भी 0 आएगा। क्लियर हो रही है बात? क्योंकि एंगल 0 है, और हमने देखा कि क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास साइन थीटा होता है, ठीक है, तो साइन 0 हो जाएगा, तो है ना मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहां पर अगर हम जे क्रॉस जे या के क्रॉस के की बात करें तो वो भी 0 हो जाने वाला है। क्लियर हो रही है बात? अब देखो आई क्रॉस जे इक्वल्स टू के वेक्टर, तो यहां पर अगर आप देखो ध्यान से तो ये हमारे पास आई है और ये हमारे पास जे है, तो आई से आई क्रॉस जे करना है तो ऐसे जाएंगे, ठीक है, ऐसे जाएंगे। तो जो हमारा ये बाहर को आ रहा है बोर्ड के थंब, ये हमारा यही तो डायरेक्शन है जेड एक्सिस का, तो वही हमारा हो जाएगा के कैप। तो इसी तरीके से आप सारे के सारे और भी विजुअलाइज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल है ना कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो लेकिन यहां पर बार बार तो उसको ड्रॉ करके नहीं देखेंगे, तो उसके लिए एक है ना थोड़ा सा सिंपल याद रखो ये कि भाई इस तरीके से लिख लो, है ना। स्पेशली स्टार्टिंग में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, नया नया सीख रहे हो, तो उसमें तो आप हर बार जब भी आई क्रॉस जे जे क्रॉस के है ना इस तरीके से कुछ भी सोल्व करना हो तो वहां पर ये बना लो आप। तो आई से जे तक जाते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जे से के तक और के से आई तक। तो जब ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम राउंड राउंड जा रहे होते हैं तब तो हम मैग्नीट्यूड है ना लेंगे पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड नहीं डायरेक्शन लेंगे पॉजिटिव, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे होंगे तो उस केस में हम नेगेटिव लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे हमने बताया कि भाई आई क्रॉस जे, तो आई यहां पर है जे यहां पर है, तो यस आई से जे तक गए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो हमारा आएगा के, ठीक है। और अगर हम जे क्रॉस के कर रहे हैं तो जे से के तक जा रहे हैं तो हमें मिलेगा आई, ठीक है। और के क्रॉस आई कर रहे हैं, के से आई तक जा रहे हैं, ये भी क्लॉकवाइज है, दैट मींस हमें मिलने वाला है नेक्स्ट टर्म जे, ठीक है। तो जहां से जहां तक जा रहे हैं जो पहला है और फिर दूसरा है, अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उससे जो नेक्स्ट मिलेगा वो प्लस साइन के साथ मिलेगा। और अगर हम जे क्रॉस आई को देखें तो जे क्रॉस आई क्या है? जे से आई तक जाना है, लेकिन ये क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा? माइनस साइन के साथ आएगा, और क्या आएगा? उससे नेक्स्ट वाला ही आएगा, बस सिर्फ माइनस साइन के साथ आएगा। क्लियर है? सिमिलरली के क्रॉस जे, तो के से जे तक जा रहे हैं तो ये भी आप देख सकते हो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास आई तो मिलेगा लेकिन वो माइनस साइन के साथ होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप ये
ड्रॉ करके इजीली इनको यूज कर सकते हो और वहां से आपके क्वेश्चंस सोल्व हो जाएंगे बहुत ज्यादा इजीली। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। यहां पर है हमारे पास P6 मींस प्रॉपर्टी 6, और जब हमने डॉट प्रोडक्ट देखा था इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, तो यहां पर भी हम इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स देखने की कोशिश करेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब देखो जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, कुछ मैंने कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिख दिया, तो जो ए क्रॉस बी होगा है ना, वो क्या होगा कि भाई यहां पर ए वेक्टर लिखो ये वाला, और फिर क्रॉस के साथ लिखो बी वेक्टर। ठीक है, तो यहीं पर देखने की कोशिश करो कैसे बनेगा। तो यहां पर क्या होगा कि भाई जब A1 I कैप की आप मल्टीप्लाई करोगे ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के, B1 I प्लस B2 J प्लस B3 K, इन तीनों से होगी A1 I की मल्टीप्लाई, तो उस केस में जो I कैप के साथ है तो डॉट में तो 1 बन जाता था, याद है कि नहीं, लेकिन यहां पर बन जाएगा वो 0, क्योंकि हमने बताया कि जब सेम के साथ हम करते हैं मल्टीप्लाई है ना क्रॉस प्रोडक्ट तो 0 हो जाता है। यहां पर भी देखो ये 0 हो जा रहा है, दैट मीन्स यहां पर जब A1 का B1 के साथ I क्रॉस I होगा तो वो बन जाएगा 0, और A1 I के साथ B2 J का होगा तो वहां पर I क्रॉस J बन जाएगा K कैप। ठीक है, तो वहां पर मिलेगा A1 B2। तो इसी तरीके से बहुत सारे टर्म्स जनरेट होंगे, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा टीडियस हो जाता है, हेक्टिक हो जाता है प्रोसेस। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास एक सिंपल सा रिजल्ट बनता है, और ये अच्छी बात है कि A क्रॉस B अगर हम देखें तो वहां पर सिंपल इस डिटर्मिनेंट से आप A क्रॉस B का वेक्टर है ना कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट रो में क्या है, यहां पर है IJ के, सेकेंड रो में क्या है, हमने पहले लिखा ए वेक्टर, तो ए वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, फिर बाद में लिखा बी वेक्टर, तो बी वेक्टर के कंपोनेंट्स थर्ड रो में। ठीक है, अगर हमारे पास बी क्रॉस ए होता तो बी वेक्टर के कंपोनेंट हम सेकंड रो में डाल देते और ए वेक्टर के कंपोनेंट थर्ड रो में डाल देते। ठीक है, और जो डिटर्मिनेंट है उसको सोल्व करना तो आता ही है आपको, चलो मैं एक बारी बता देता हूं। तो आई जे के रेस्पेक्ट में ही करेंगे, तो आई में बाद में लिखूंगा, पहले लिख लेते हैं इसका कोफैक्टर, तो क्या बनेगा A2 B3 माइनस A2 B2। ठीक है, तो यहां पर आपका आएगा एक्चुअली A3। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा, I के साथ A2 B3 माइनस B2 A3। ठीक है, और ये बन जाएगा I कैप के साथ, और फिर बाद में आएगा माइनस साइन के साथ J। आई थिंक आप है ना फिजिक्स में बहुत अच्छे से सोल्व कर चुके हो ये सब, तो उसके साथ अगर कोफैक्टर लिखेंगे, कोफैक्टर नेगेटिव आएगा J का, तो इसलिए मैंने वहां पर ऑलरेडी माइनस लगा दिया। तो यहां पर A1 B3 करेंगे माइनस ऑफ है ना, ये बन जाएगा आपका B1 A3। सिमिलरली अगर आपको K कैप के साथ निकालना है तो क्या करना होगा, उसका कोफैक्टर, तो ये बन जाएगा आपके पास A1 B2 माइनस B1 A2। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस डिटर्मिनेंट को सोल्व कर सकते हो, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो यहीं से आप देख सकते हो। ठीक है, इनफैक्ट यहां पर भी जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास क्या है भाई, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स अगर थीटा है तो वो थीटा का वैल्यू क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो आपने अभी सीखा, क्या सीखा कि A क्रॉस B अगर आप कैलकुलेट करो तो मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B, और ये आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, और उसमें n कैप भी आएगा। ठीक है, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो वहां पर हमारे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा कि भाई दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लो, तो ये ले लो मैग्नीट्यूड, और यहां पर ये वाला टर्म ही बचेगा, ये वाला टर्म तो डायरेक्शन ही दे रहा है सिर्फ। ठीक है, तो यहां पर अगर आपको साइन थीटा कैलकुलेट करना है, तो साइन थीटा कैसे आ जाएगा, ये वाला टर्म ये इसके डिनोमिनेटर में ले जाओ। ठीक है, तो साइन थीटा बच जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B का वेक्टर है ना, सॉरी मैग्नीट्यूड, और यहां पर बन जाएगा A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहां से आप साइन थीटा कैलकुलेट कर सकते हो, बट इसको हम जनरली यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि यहां पर हमें A क्रॉस B कैलकुलेट करना होगा जो हमारा डिटर्मिनेंट से सोल्व होगा। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आपके पास ऑलरेडी A क्रॉस B दिया हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, या फिर कोई है ना A क्रॉस B एक वेक्टर ही दे दिया कि भाई ये A क्रॉस B है, अब हमारे पास A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड भी है, अब एंगल बताओ। वैसे तो ये बहुत ही मुश्किल चांस है, रेयर चांस है कि ऐसा होगा, बट जब भी हमारे पास A वेक्टर और B वेक्टर होते हैं है ना, तो A वेक्टर और B वेक्टर अगर होते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, सिंपली डॉट प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट लगा के कोस थीटा कैलकुलेट करते हैं। ये वाला हम ज्यादातर यूज नहीं करते हैं।
ठीक है। तो जब हमारे पास ए क्रॉस बी के रिलेटेड कुछ दिया हुआ है उसी केस में हम इसको यूज करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। ठीक है, चलिए बच्चों एक और अच्छे सा रिजल्ट देख लेते हैं। यहां पर हमारे पास अगर एक ट्राइंगल है ABC, तो उस केस में हमारे पास पहले हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल देखा हुआ है, उसमें क्या बोला था कि भाई जो भी वेक्टर्स है ना एडजेसेंट वेक्टर्स, उनका आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, वही आपका है ना, उसका हाफ भी कर दो मैग्नीट्यूड का, तो वो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा। यहां पर देखा था, ठीक है कि नहीं, यहां पर हमने देखा था। लेकिन अगर आपके पास यहां पर BC वेक्टर और BA वेक्टर ना देकर अगर आपके पास पोजीशन वेक्टर्स हो, तो जो A, B और C है उसके पोजीशन वेक्टर्स हो, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो यहां पर देखो सिंपली आपको वही यूज करना है कि भाई जो BC वेक्टर है वो कैलकुलेट करेंगे हम, और जो BA वेक्टर है वो कैलकुलेट करेंगे, और फिर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या आने वाला है, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर BC वेक्टर, है ना, कोई भी दो एडजेसेंट वेक्टर ले लो, क्रॉस लेना है BA वेक्टर के साथ। ठीक है, तो ये तो हम रिजल्ट देख चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन यहां पर जो BC वेक्टर है वो डायरेक्टली नहीं गिवन है, उसके पोजीशन वेक्टर्स गिवन है B और C के। तो पोजीशन वेक्टर से आप कैसे निकालोगे BC वेक्टर, तो सिंपली जो टिप पे है ना, जहां पे जा रहे हैं 2, है ना, 2C माइनस फ्रॉम, कहां से जा रहे हैं, B से जा रहे हैं, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 1/2 BC वेक्टर हो जाएगा हमारे पास C वेक्टर माइनस ऑफ B वेक्टर, और क्रॉस लेंगे BA वेक्टर के साथ, तो BA वेक्टर क्या होगा, 2 माइनस फ्रॉम, तो यह आ जाएगा आपके पास A वेक्टर माइनस B वेक्टर से जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको, है ना, जो रिजल्ट हमें पता था ऑलरेडी, जो हमने पैरेललोग्राम से सीखा है, जिसके बेसिस पे हम वेक्टर प्रोडक्ट एक्चुअली कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि भाई उसकी हेल्प से हमने ना पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ कि हम पोजीशन वेक्टर से कैसे वेक्टर निकाले। तो यहां पर आपको सिंपली इसको सोल्व करना है और कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिंपली, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहां पर प्रॉपर्टीज लगाते हैं, प्रॉपर्टीज क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूलाज, तो C क्रॉस A हम लिखेंगे। ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा, C के साथ माइनस, है ना, तो हम लिख देंगे माइनस C क्रॉस B, और क्या बनेगा, B के साथ हमारा बनेगा A, ये भी माइनस साइन के साथ आएगा, B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर, और यहां पर माइनस B, तो ये हो जाने वाला है 0। ठीक है, क्योंकि सेम वेक्टर का क्रॉस लोगे तो वहां पर वो 0 ही बनने वाला है। अब देखो यहां पर हमारा जो रिजल्ट है वो ये है ना, तो यहां तक कैसे पहुंचे। अब देखो जो C क्रॉस A है वो तो हमारे पास आ चुका है, लेकिन माइनस C क्रॉस B है, और यहाँ पर है B क्रॉस C। तो मैंने बताया था कि जब भी आपके पास माइनस हो तो हम उसको रिवर्स करके लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको B क्रॉस C को C क्रॉस B के फॉर्म में लिखना हो तो माइनस लगा दो। ठीक है, तो अगर आप उनको इंटरचेंज कर रहे हो तो माइनस साइन लगा दो, क्योंकि डायरेक्शन उसकी मैनेज हो जाएगी फिर। तो यहां से हम लिख सकते हैं सिंपली, सबसे पहले A क्रॉस B लिख लेते हैं, ये भी माइनस साइन के साथ है, तो हम B क्रॉस A को लिख देंगे A क्रॉस B प्लस साइन के साथ, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस साइन के साथ है, और यहां पर भी आ जाएगा प्लस साइन के साथ B क्रॉस C। ठीक है, और यहां पर तो ऑलरेडी C क्रॉस A है ही। ठीक है, तो ये रिजल्ट भी आप याद रखो ताकि आपको आइडिया रहे, है ना, कहीं पे डायरेक्ट रिजल्ट कुछ दे दिया इन्फॉर्मेशन, उस तरीके से आप ये डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रख सकते हो ना। सिमेट्रिक टाइप का है, A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस A, और प्लस साइन के साथ है, और उसका मॉडुलस को हाफ करोगे तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मिल जाएगा। ठीक है, अब यहीं से एक और रिजल्ट हमें मिलता है कि भाई अगर हमने जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा है ना, उसमें क्या सीखा था कि भाई कोई भी अगर 3 पॉइंट्स है, सपोज इस तरीके से है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, अगर उनका हम एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हमें मिल जाए, ठीक है, 3 पॉइंट्स का, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि वो तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, एक ही लाइन में है। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे वेक्टर्स कोलिनियर हो, ठीक है, जैसे B वेक्टर C वेक्टर, है ना, BC वेक्टर ये हो गया, और ये भी अगर इधर ही होता तो उस केस में हमारा ट्राइंगल तो नहीं बनने वाला था। तो कोलिनियर वेक्टर्स की जो कंडीशन है वो कैसे चेक करें कि भाई अगर इस एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना, इस ट्राइंगल का एरिया 0 आ गया, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पोजीशन वेक्टर्स है वो सारे के सारे कोलिनियर है। दैट मीन्स ये कंडीशन अगर आपकी फुलफिल हो जाती है तो आप बोल दोगे कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स ABC हमारे कोलिनियर हैं। क्लियर हो रही है बात। एरिया ऑफ ट्राइंगल सिंपली 0 कर दो तो वहां पर कोलिनियरिटी की कंडीशन आ जाती है। और यहां पर आप देखो,
यहाँ पर 1/2 भी है, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम अल्टीमेटली 0 ही कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, ये कैलकुलेट करके आपको है ना 0 के इक्वल पुट कर देना है। तो उस केस में आपके पास और भी कंडीशंस हम सीखेंगे आगे सेशंस में कि कोलिनियरिटी को कैसे चेक करते हैं, बट यहाँ के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है। एक और लास्ट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, जिससे हमें किसी भी है ना जो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर बी वेक्टर, उनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले तो उनका जो नॉर्मल वेक्टर है वो मिल जाए। तो उसकी जो कंडीशन है वो देखो आप थोड़ा सा ध्यान से। तो हमने बताया था कि अगर आप ए वेक्टर और बी वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो आपको एक नॉर्मल वेक्टर है ना, नॉर्मल डायरेक्शन में एक वेक्टर मिलता है। तो नॉर्मल डायरेक्शन में जो वेक्टर मिलता है उसका मैग्नीट्यूड कुछ होगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, ए क्रॉस बी वेक्टर है ना, अगर आप कैलकुलेट कर लो तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के दोनों आएगा ऊपर। तो ये जो लिखा हुआ है, ये जो ए क्रॉस बी है, ठीक है, ये तो हो गया वो एन वेक्टर, सॉरी यहां पर आएगा आपके पास एन वेक्टर ना कि एन कैप, ठीक है। तो वो नॉर्मल वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है ए क्रॉस बी में, ठीक है। तो ये एक वेक्टर है। लेकिन अगर आपको इसी डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसमें अगर आपको नॉर्मल वेक्टर चाहिए, सॉरी यूनिट वेक्टर चाहिए, तो उसके लिए क्या करोगे आप, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, ये वेक्टर और उसी के मैग्नीट्यूड से हमने डिवाइड कर दिया तो हमें एक नॉर्म है ना यूनिट वेक्टर मिलने वाला है। तो यूनिट वेक्टर की अगर हमें मिल गया तो उसकी हेल्प से हम बहुत सारे रिजल्ट्स यूज करते हैं, जनरेट करते हैं ना। तो ये आइडिया आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपको किसी भी टू वेक्टर्स का अगर नॉर्मल वेक्टर चाहिए, ठीक है, इनफैक्ट अगर यूनिट वेक्टर चाहिए, तो उस केस में आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो और वहां से उसी के क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट आया उससे डिवाइड कर दो, तो आपको एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जैसे अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि भाई कोई टू वेक्टर्स है ए और बी मान लो सपोज, तो आपको नॉर्मल डायरेक्शन में 3 यूनिट का वेक्टर चाहिए, ठीक है। कितने यूनिट का, 3 यूनिट का। तो उस केस में क्या करोगे आप, यूनिट वेक्टर निकालोगे और इससे 3 से डिवाइड कर दोगे, तो वहां पर आपको 3 यूनिट का नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा, है ना, और टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एन वेक्टर है वो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। जैसे ये प्लेन है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, तो उसके ऊपर डायरेक्शन में भी हो सकता है और उसके नीचे वाली डायरेक्शन में भी हो सकता है, इसलिए हम इस प्लस माइनस साइन का भी यूज करते हैं। क्लियर हो रही है बात। तो वहां पर आपका ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो जिस तरीके से भी कंडीशन गिवन होगी आगे क्वेश्चंस में, उसके अकॉर्डिंग आप प्लस या माइनस साइन रजिस्टर कर लोगे, बट पॉसिबिलिटी ध्यान रखो कि माइनस भी हो सकता है, ठीक है। चलिए बच्चों, अब जो हम सीख चुके हैं ऑलरेडी उसको थोड़ा सा अप्लाई करना भी सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इतना है 2 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है 5 है, और यहाँ पर ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का वैल्यू 8 गिवन है। तो हमें बताना है ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो ए डॉट बी का मीनिंग क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो गिवन है 2, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 और यहाँ पर है कोस थीटा। तो 10 कोस थीटा हमारे पास आंसर होगा। बस यहाँ पर थीटा की कमी है, ठीक है। तो वही हमें कैलकुलेट करना है यूजिंग दिस वन। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ये तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था, और आज क्या सीखा है कि भाई ये हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई में आएगा साइन थीटा, ठीक है। इनफैक्ट मैग्नीट्यूड ही लेना है तो डायरेक्शन का कुछ काम ही नहीं है, तो ये आ जाएगा 8 के इक्वल। यहाँ पर लिखेंगे 2 × 5 × साइन थीटा इक्वल टू 8। तो देखो 2 × 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड करेगा, तो साइन थीटा आपके पास क्या आ जाएगा 8/10 या फिर 4/5, ठीक है। आपको साइन थीटा की जो तो जरूरत है ही नहीं, आपको जरूरत है कोस थीटा की, ठीक है। तो यहां से जो कोस थीटा आप कैलकुलेट करोगे वो कैसे करोगे, वो कर लोगे आप सिंपली 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इसका रूट ले लो। तो यहां से जो रूट के अंदर आएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा कितना है, यहाँ पर देखो ये है हमारे पास 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 16/25। तो यहां से आ जाएगा आपके पास ±3/5,
है ना। लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, दैट मीन्स हमें क्या करना है, सिंपली पॉजिटिव क्वांटिटी लेनी होगी, तो हम +3/5 ले लेंगे, ठीक है। तो +3/5 कितना हो जाएगा, कोस थीटा अगर पुट कर दिया हमने तो ये आ जाएगा आपके पास 5 से 10 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 6, ठीक है। तो A डॉट B का मैग्नीट्यूड कितना आ गया है, 6। आसान था। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे। तो यहाँ पर हमारे पास ये जेईई मेन 2005 का है। किसी भी वेक्टर A के लिए हमें इन वेक्टर्स की है ना वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये किसके इक्वल होगा ये हमें बताना है, और जो आंसर है वो भी A वेक्टर का स्क्वायर है ना, उनके टर्म्स में है। तो यहां पर देखो क्रॉस करना है और फिर उसके बाद स्क्वायर भी करना है। तो जब हम स्क्वायर करते हैं तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में, तो स्क्वायर का मीनिंग क्या है कि उसका डॉट प्रोडक्ट लेना होगा। जैसे अगर आपके पास A है ना वेक्टर का स्क्वायर है, तो ये इसका क्या मीनिंग है, A वेक्टर डॉट A वेक्टर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो A वेक्टर का है ना मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तीनों की तीनों एक ही बातें हैं। तो यहां पर हमें क्या करना है, अब A वेक्टर तो हमें पता ही नहीं है, किसी भी A वेक्टर के लिए बोला गया है, तो यहां पर हम ना कुछ एज्यूम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, A वेक्टर को हम मान लेते हैं कि भाई ये होगा A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, ठीक है। इतना अगर हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया, तो यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो कुछ कुछ बनेगा देखो, और A वेक्टर के टर्म्स में ही हम उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। फिर तो A क्रॉस I क्या बनेगा पहले ये देख लेते हैं ना, और I कैप है, तो A क्रॉस I को अगर हम ध्यान से देखें तो ये तो हमारा A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, और इसके साथ है क्रॉस I कैप के साथ। तो जब हम इसका I के साथ I क्रॉस लेंगे वो तो 0 ही हो जाने वाला है, और जब हम J के साथ क्रॉस I लेंगे तो क्या बनेगा, देखो यहां पर मैंने बताया था प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, एक अलग से बना लेना है, ठीक है। तो I J और K, तो इनके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनको मार्क कर लेना है, और वहां से आपके लिए कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगी इस तरह के क्वेश्चन में। दूसरा तरीका क्या है कि इसको आप डिटर्मिनेंट के उसमें है ना फॉर्म में लिखो, वहां पर थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, मींस लेंथी हो जाएगा, डिफिकल्ट तो नहीं होगा। तो यहां पर ये वाला टर्म तो 0 हो जाने वाला है, J क्रॉस I, तो J क्रॉस I क्या होगा, J से I तक जा रहे हैं तो काउंटर क्लॉकवाइज जा रहे हैं, दैट मीन्स हमारे पास माइनस साइन के साथ आएगा, और क्या आएगा, K आएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं माइनस A2 k कैप, क्लियर है। K क्रॉस I, तो K के बाद आ रहा है I काउंट है ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहां पर हम J लिख देंगे प्लस साइन के साथ, तो ये हो जाएगा प्लस A3 है ना J कैप। तो यहां पर हमें मिल गया है दोनों के दोनों है ना इनका क्रॉस प्रोडक्ट। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, A वेक्टर क्रॉस J कैप भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां से मिल जाएगा आपको, सेम मिलेगा A1 i कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 k कैप, और इसके साथ हम क्रॉस ले लेंगे J है ना J कैप का। तो J वाला तो टर्म 0 ही हो जाने वाला है, ठीक है, लेकिन जो I के साथ है, I के साथ J मिलके क्या बनेगा, K कैप, तो ये बन जाएगा A1 है ना K कैप, और K के साथ J मिलके क्या बनाएगा, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस साइन के साथ I कैप बनेगा, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस A3 I कैप। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला हमारा क्या है, A क्रॉस K कैप, तो ये आ जाएगा आपके पास A1 i कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 k कैप, और इसके साथ लेना है आपको क्रॉस ऑफ K कैप। तो यहां पर देखो ये वाला टर्म तो 0 हो जाने वाला है, K के साथ क्रॉस लेंगे K है ना, और I के साथ K लेंगे तो क्या बनेगा, I के साथ K लेंगे मींस काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस साइन के साथ आएगा क्या, माइनस A1, और क्या आएगा, I के साथ हम K ले रहे हैं तो J मिलने वाला है, ठीक है। और लास्ट में जो ये वाला है A2 है ना, J के साथ K लेंगे तो J के साथ K मिल जाएगा I, वो भी प्लस साइन के साथ, तो ये हो जाएगा A2 I कैप। क्लियर है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अब इनका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो स्क्वायर कैसे करेंगे, अगर आपको A क्रॉस I इसका स्क्वायर करने, तो इसका मीनिंग मैंने अभी बताया, A है ना A वेक्टर क्रॉस है ना I कैप, इसके साथ लेंगे हम डॉट, या फिर इसका मैग्नीट्यूड भी ले सकते हो, तो यही हमारा
जो मैंने वहां पर रिजल्ट लिखा है उसी का ये मैं मीनिंग लिख रहा हूं यहाँ पर दोबारा से। दैट मीन जो हमारा एक वेक्टर क्रॉस आई कैप आया है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो जब हम ए क्रॉस आई है ना कैप का मैग्नीट्यूड लेंगे तो वहां पर एक रूट आता है कि नहीं, जब भी हम रिजल्ट है ना मैग्नीट्यूड लेते हैं तो स्क्वायर के साथ वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बनने वाला a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। क्लियर हो रही है बात। इसी तरीके से अगर आप ए वेक्टर क्रॉस जे कैप का स्क्वायर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड क्या बनेगा यहाँ पर देखो, ये बन जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, रूट लगेगा लेकिन वहां पर स्क्वायर है तो वो कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली जो ए वेक्टर क्रॉस के कैप है ना उसका स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 टर्म्स आ गए हैं और अलग अलग हमने इनको तीनों को सोल्व कर लिया जो भी यहाँ पर है। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर a2 है और यहाँ पर भी a2 है, दैट मीन्स a2 2 टाइम्स है, a1 स्क्वायर भी 2 टाइम्स है, तो यह इसको पूरे को सोल्व करके हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस, और जो a3 है यहाँ पर एक है यहाँ पर एक है तो वो भी हो जाएगा a3 का स्क्वायर। ठीक है, ट्वाइस ऑफ दिस टर्म, और ये टर्म क्या है अगर आप ध्यान से देखो यही जो लिखा हुआ है उसी का तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखा हुआ है कि नहीं। अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड ले लूं और उसका स्क्वायर कर दो तो वही क्या आ जाएगा, रूट तो हट जाएगा ना स्क्वायर करने पे, तो ये आ जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। और जो ये लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, उसको हम कुछ इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा a वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला टर्म अगर समझ में नहीं आ रहा है तो लास्ट क्लास में जाओ, डॉट प्रोडक्ट में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, और हमारा जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अलग से कुछ नहीं था ऐसा खास, बस आपको ए वेक्टर को कुछ एज्यूम कर लेना है, तो कभी कभी इस तरीके से आपको करना होगा और उसके बाद आप सिंपली जो बेसिक कैलकुलेशन है वो करते जाओ, कहीं पर मिस्टेक मत करो। ठीक है, और ये बनाना मत भूलो। ठीक है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं होती है पूरी की पूरी तब तक ये बनाते रहो और उसके बाद आपको जल्दी से समझ में आने लगेगा। डिटर्मिनेंट की हेल्प से भी हम ये कर सकते थे बट वो थोड़ा सा है ना सारे डिटर्मिनेंट फिर सोल्व करने पड़ते, बट यहाँ से भी हमारा काम बन गया है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास है, बोला गया है कि जो ए बी और सी है वो यूनिट वेक्टर्स है। ठीक है, मीन्स उनका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 1 है। और बोला गया है सच दैट, ये कंडीशन भी है कि ए वेक्टर प्लस ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर प्लस ट्वाइस ऑफ सी वेक्टर इज 0, देन हमें बताना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना है तो यहां से क्या निकलेगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो एन कैप तो लगाएंगे नहीं, बट यहां पर अच्छी बात यह है कि हमारे पास ये यूनिट वेक्टर्स हैं। दैट मीन्स इसको अगर हम देखें तो यहां से लिख सकते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज 1 है ना, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो 1 और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो 1। क्लियर हो रही है बात। तो यहां से हम देख सकते हैं कि भाई ये भी 1 ये भी 1, दैट मीन्स हमारा जो आंसर है वो तो साइन थीटा ही आने वाला है। ठीक है, कितनी अच्छी बात है, बट हमें थीटा पता ही नहीं है तो थीटा ही हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसका कैलकुलेशन। तो सिंपली आप यहाँ से इस रिजल्ट से ही थीटा कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, तो ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर और इसको हम ले जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, आप कोई को भी ले जा सकते थे, इसको भी ले जा सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अच्छा वहां पर डिफरेंस पड़ेगा क्योंकि हमें ए क्रॉस बी चाहिए। दैट मीन जो ये थीटा है ना वो क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है। ठीक है, तो हमें जो ये थीटा चाहिए वो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ही चाहिए। अगर हम बी को उधर ले जाए और सी को इधर रखें तो जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे वहां से जो एंगल आएगा, अगर सी इधर हो तो वो आएगा ए और सी के बीच में। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर -2c उधर ले गए है ना 2c को, और यहाँ पर रखा ए और बी, तो यहाँ पर जो डॉट प्रोडक्ट बनने वाला है दोनों साइड हम जब स्क्वायर लेंगे तो वहां से हमें ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल मिल जाएगा। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर ले लो, तो स्क्वायर लेने पे यहां पर क्या बनेगा, ये बन जाएगा
दिस वेक्टर डॉट, है ना, सेम दिस वेक्टर, उस केस में हम क्या लिखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो यहां से आ जाएगा सिंपली आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, है ना, 2b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, यही तो हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं। इक्वल्स टू में ये आ जाएगा माइनस, है ना, स्क्वायर है तो माइनस तो अलग ही, तो 4 भी अलग लिख लो और ये आ जाएगा आपके पास ये टर्म। ठीक है, अब देखो जो यहाँ पर है 2, इसके ऊपर स्क्वायर है तो कांस्टेंट को तो हम बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ से बन जाएगा आपके पास ये तो टर्म 1 बन जाएगा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। यहाँ पर b का जो मैग्नीट्यूड है वो भी 1 है तो उसका स्क्वायर भी 1 होगा और 2 बाहर बन जाएगा तो 4, है ना, बाहर ये स्क्वायर है ना, प्लस यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखो, हमने बताया था कि भाई जो डॉट प्रोडक्ट है उसके अंदर भी जो कांस्टेंट है वो बाहर ले सकते हैं, तो ये वाला कांस्टेंट भी हमारा अंदर, है ना, बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4a डॉट b। ठीक है, और इक्वल्स टू में ये भी 1 है, दैट मीन्स ये आ गया 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पर जो 1 है उसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं और इसको भी थोड़ा डिफरेंट वे में लिखते हैं। कैसे, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बीच में डॉट है तो इसको लिख देंगे cos थीटा इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो आप देख रहे हो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चंस कर रहे हैं वहां पर डॉट प्रोडक्ट की बहुत जगह जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट से मैंने भी नहीं देखा है डॉट प्रोडक्ट का लेक्चर, लास्ट लेक्चर बहुत अच्छे से सिखाया, वहां पर जाकर देखो, आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो जो कोस थीटा है वही हमें, थीटा अगर मिल गया तो साइन, है ना, साइन थीटा भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये टर्म भी 1 है, ये टर्म भी 1 है, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई है यहाँ से -1, है ना, इनफैक्ट डिवाइड बाय 4 भी आएगा क्योंकि यहाँ पर 4 उधर जाके डिवाइड करेगा, तो कोस थीटा आ गया हमारे पास। अब चाहिए हमें साइन थीटा का वैल्यू। ठीक है, वही हमारा आंसर होगा, तो साइन थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा है ना, लास्ट टू लास्ट, तो वहां से ये आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखो मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो प्लस साइन ही कंसिडर कर लेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 1 माइनस, है ना, इसका स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा 1/16, तो इसको सोल्व करके आ जाएगा √15, है ना, बाय √16, और √16 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो √15/4 हमारा साइन थीटा का वैल्यू आएगा और वही हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, इनफैक्ट प्लस माइनस √15/4 आएगा, लेकिन हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो √15/4 ही ले लेंगे प्लस साइन के साथ, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात, कोई डाउट? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। ठीक है, वेयर इनके, है ना, दोनों के मैग्नीट्यूड दिए हुए, तो ज्यादातर ना क्वेश्चंस में मैग्नीट्यूड दिए रहते हैं आपको। ठीक है, और यहाँ पर जो थीटा है वो π/4 मीन्स अगर मैं इसको डिकोड करूं तो ये आ जाएगा 45 डिग्री, है ना, और ये π/3 कितना आ जाएगा 60 डिग्री, मीन्स 45 और 60 के बीच में ही है ये एंगल। तो यहां पर पूछा गया है इसका वैल्यू प्लस इसका वैल्यू क्या होगा, बस इतना सा बताना है आपको, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर है, एक नंबर है ना, टर्म आपको बताना होगा कितना वैल्यू आएगा न्यूमेरिकली। तो यहाँ पर अगर हम इसको सोल्व करें, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो सबसे पहले तो हम इसके, है ना, क्रॉस जो लगा हुआ है उसी को सोल्व कर लेते हैं, जैसे हमने एक क्वेश्चन किया भी था, है ना, कैसे किया था, ये वाला जो हमने किया था, इनफैक्ट इससे भी पहले। तो यहां पर आपको क्या करना है, सिंपली ए के साथ ए ले लेना है, तो क्या बन जाएगा A क्रॉस A। ठीक है, तो A क्रॉस A तो 0 ही हो जाने वाला है, और यहां पर जब आप B क्रॉस B लेंगे माइनस, है ना, B क्रॉस B, ये भी आपका 0 हो जाने वाला है ना। जब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला था तब हमने ऐसे देखा था, लेकिन जब हम A के साथ B का लेंगे, ठीक है, तो A के साथ B का लेंगे तो वो बन जाएगा A क्रॉस B। ठीक है, और जब माइनस बी का A के साथ लेंगे तो वो बन जाएगा -B क्रॉस A वेक्टर। तो इसका स्क्वायर है, ये मैंने सिर्फ अंदर का सोल्व किया है। ठीक है, और प्लस साइन के साथ आपके पास क्या है, प्लस साइन के साथ 4a डॉट b वेक्टर का स्क्वायर है। ठीक है, देखेंगे उसको भी क्या बनेगा। तो यहां पर ये वाला टर्म 0, ठीक है, ये वाला टर्म भी 0 क्योंकि सेम वेक्टर का हम क्रॉस ले रहे हैं। और इसको अगर आप ध्यान से देखो, ये तो A क्रॉस B है और ये क्या है, B क्रॉस A है, बट माइनस साइन के साथ है। तो मैंने बताया था कि जब भी हम उनको, है ना, आगे पीछे करते हैं, A क्रॉस B अगर इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो माइनस साइन एक लगाना पड़ता है, उसके कारण से ये भी प्लस A क्रॉस B बन जाएगा। तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ
ए क्रॉस बी, ठीक है, और उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ये है 4 ए डॉट बी, है ना, यहां पर आएगा डॉट का स्क्वायर, ठीक है। अगर यहां पर हम 2 भी बाहर ले लें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस यहां पर बन जाएगा, इसको भी लिख सकते हैं नाम ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। यहां से 4 भी कॉमन ले लो, तो मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि बिल्कुल सिमेट्रिक टाइप का ही बन रहा है। तो अगर हम 4 कॉमन ले लें, है ना, और उसके बाद इनका स्क्वायर, है ना, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कैलकुलेट करें तो क्या बनेगा, यहां पर बन जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर, और इसमें साइन थीटा आता है ना, तो ये आ जाएगा साइन थीटा, इनफैक्ट स्क्वायर आ जाएगा तो यहां पर भी हम स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है, पूरे का स्क्वायर होगा, प्लस 4 तो यहां से कॉमन ले लिया तो यहां पर आ जाएगा ए, है ना, वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का आई मीन, और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि डॉट में आता है कोस थीटा और, है ना, क्रॉस में आता है साइन थीटा। क्लियर है। अब ये वाला जो टर्म है ना, दोनों में ये भी कॉमन है, और अगर इनको कॉमन ले लिया आपने तो अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस के साथ कोस स्क्वायर थीटा, वो तो 1 ही होता है कि नहीं। तो यहां से हम सिंपली इनको अगर कॉमन ले ले तो अंदर 1 बन जाएगा। तो यहां से क्या बनने वाला है, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास 4, और अंदर आ जाएगा ये कॉमन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का, है ना, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। तो यहां से देख लो 4 इंटू ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना होगा 16, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना होगा 3 3 9। तो यहां से आपको सिंपली इसको कैलकुलेट कर लेना है, और कुछ नहीं है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। तो ये आ जाएगा आपके पास 144, और यहां से आप क्या कर लोगे, इसमें मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 6 7, और ये आ जाएगा 5। तो 576 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो घुमा फिरा के वही अल्टीमेटली, है ना, वे सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हमने सीखे हैं क्वेश्चंस में, वो ही अल्टीमेटली यूज हो रहे हैं, ठीक है। इसके और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम आगे जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब देखेंगे, और जब आगे ये कॉन्सेप्ट देखेंगे उसमें भी हमारा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला है, ठीक है। एंड आई होप आपने फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, वहां पर ये वाले कॉन्सेप्ट है ना, इतना डिटेल में तो नहीं जाते हैं, बट ये जो बेसिक वाली चीजें हैं, ठीक है, ये सब ये हम अच्छे से सीखते हैं वहां पर, जो ये आई क्रॉस जे वो सब करना होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी वहां पर सोल्व करते हैं। आई होप आपको क्रॉस प्रोडक्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना बच्चों। आज हमने डिस्कस किया है क्रॉस प्रोडक्ट। आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, तब तक लर्नो पे बने रहिए, क्योंकि लर्नो पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।